सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। सेहतनामा। दोस्तों नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मुंबई के थायराइड विशेषज्ञ डॉक्टर जिनेंद्र जैन से। इनसे बातचीत की है शहनाज अख्तरी ने। बातचीत का विषय है थायराइड रोग, लक्षण और उपचार। थायराइड एक ऐसा रोग है जो हमारे हार्मोन से संबंधित है। अंतःस्रावी ग्रंथि में से ये एक थायराइड ग्रंथि होती है। इसके डिस्टर्ब होने से हमारे शरीर के अंदर का पूरा सिस्टम असंतुलित हो जाता है। डॉक्टर साहब आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब हमें बताएं थायराइड रोग के बारे में। थायराइड जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर में 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, उनमें से एक होती है। ये जो ग्रंथि होती है ये हमारे गले के निचले पार्ट में, गले के बीच में और उसके दोनों तरफ वहां पे ये स्थित होती है। इसके रोग जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि या तो ये कम काम कर रही है जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, या ये कभी ज्यादा काम करने लगती है तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, या फिर कभी इसमें कुछ सूजन आने लगती है जिसे हम थायरॉयडाइटिस कहते हैं, और या फिर ये फैलने लगती है जिसको हम गॉइटर या घेंगा कहते हैं, जो कभी कभी कैंसर भी हो सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए ये शुरुआत कैसे होती है और पेशेंट कैसा महसूस करता है जब इसकी शुरुआत होती है? थायराइड से संबंधित रोगों की इन जनरल शुरुआत बहुत इंसीडियस, मतलब एकदम स्लो होती है। पेशेंट्स को, मरीज को इसके लक्षणों का मालूम नहीं पड़ता है। वो जब हमारे पास किसी और बीमारी के लिए आता है, हम उसके रूटीन स्क्रीनिंग करते हैं। 70 to 80% ऑफ थायराइड पेशेंट्स हमें ऐसे ही डिटेक्ट होते हैं जब हम पेशेंट्स की रूटीन स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अगर हम लक्षणों पे जाएं तो जब थायराइड कम काम कर रही है तो उसके कुछ अलग लक्षण होते हैं। थायराइड हर एक सेल पे असर डालती है तो हर सेल के अलग अलग लक्षण होते हैं। चमड़ी से लेके, स्किन से लेके, बालों से लेके, नाखून से लेके, हार्ट तक, हमारे जीआई सिस्टम तक, हमारे यूरिनरी सिस्टम तक, हर सिस्टम पे थायराइड का असर होता है। अगर थायराइड कम काम कर रही है तो हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, बाल पतले होने लगते हैं, बाल जल्दी झड़ने लगते हैं, एकदम ब्रिटल हो जाते हैं, स्किन पे हमारे जल्दी चोट लगने लगती है, स्किन थोड़ी, जो जीभ होती है वो थोड़ी मोटी होने लगती है, आवाज थोड़ी भारी होने लगती है, हार्ट रेट जो होती है, पल्स रेट वो थोड़ी स्लो हो जाती है, हार्ट का पंपिंग थोड़ा कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अगर थायराइड लंबे समय तक कम रहता है तो हमारे शरीर में पानी भरने लगता है, हृदय के चारों तरफ, फेफड़ों के चारों तरफ, पेट में पानी भरने लगता है। इस तरीके से ये चीजें जो होती है बहुत धीरे धीरे तरीके से आती है, तो मरीज को इन लक्षणों का पता नहीं चलता है क्योंकि बहुत ही स्लो तरीके से थायराइड जो है वो अपने लक्षण देती है। हाँ, डॉक्टर साहब हमें बताइए, अभी अभी आपने जिक्र किया हाइपो और हाइपर थायराइड का, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म ये दोनों एक तरह की एक्सट्रीम बीमारियां हैं थायराइड की। जब थायराइड कम काम कर रही है, अपने जो हार्मोन्स जो है T3 और T4 जो सीक्रेट करना थायराइड का काम है, जब वो T3 और T4 कम बना रही है या कम निकाल रही है तो उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। जब वो T3 और T4 ज्यादा निकाल रही है तो हम उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो जब T3 और T4 कम निकल रहा है तो उसके कुछ लक्षण मैंने आपको बताए। जब T3 और T4 ज्यादा निकल रहा है उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। उसमें मरीज की पल्स रेट ज्यादा हो जाएगी, उसको कपकपी रहेगी, वो एंग्जियस रहता है, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता है, उसको कभी कभी लूज मोशंस ज्यादा होते हैं, उसका वेट लॉस होता है, उसकी स्किन जो होती है वो एकदम वार्म रहती है। हाइपो में और हाइपर में जो भी ये शरीर का फूलना और पतला होना होता है वो इन जनरल हम कहते हैं कि मरीज का जितना बेसिक वेट है, जो उसका नॉर्मल वेट है, उसके 10% से ज्यादा
थायराइड जो है उसके वेट को डिस्टर्ब नहीं करती है, और वो भी उसके फैट रूप में नहीं, उसके फ्लूइड रूप में, मतलब उसमें पानी का जमाव ज्यादा हो जाता है तो वेट बढ़ेगा, या पानी का जमाव थोड़ा कम हो जाएगा तो वेट लॉस होएगा। जो हमारे में कॉमन मिसनोमर है कि थायराइड के कारण लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, ऐसा इन जनरल नहीं होता है। हम थायराइड को कम्प्लीटली वेट के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपका थायराइड नॉर्मल है, अगर आपकी थायराइड की गोलियों से आपके जो थायराइड फंक्शन टेस्ट आ रहे हैं वो नॉर्मल आ रहे हैं, और इसके बावजूद आपका वेट अगर ज्यादा है, तो हम थायराइड को बोल सकते हैं कि आपका वेट जो है थायराइड की वजह से नहीं है, किसी और चीज की वजह से है। इसके लिए ब्लड टेस्ट आप लोग लेते हैं, तभी आप डिसाइड करते हैं कि जो T3-4 जो आपने बताया वो कितना मतलब बराबर है कि नहीं है। थायराइड के लिए इन जनरल कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, T3, T4 और TSH। कभी हम इनको फ्री रूप में भी देखते हैं, फ्री T3, फ्री T4, TSH। जो T3 और T4 जो है, इनकी ये प्रोटीन में ब्लड में जाके प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं, और इनका कुछ पार्ट जो रहता है वो फ्री रहता है और वही एक्टिव होता है, तो वो हम फ्री T3 और फ्री T4 बोलते हैं। और जो TSH होता है ये थायराइड नहीं बनाती है, ये बनाना काम है हमारे मस्तिष्क में एक और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी। ये जो TSH है वो पिट्यूटरी बनाती है, और पिट्यूटरी इस TSH के जरिए थायराइड को कंट्रोल करती है कि कम काम करना है कि ज्यादा काम करना है। डॉक्टर साहब, अभी हम इस बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, अब हम आपकी पसंद का एक गाना भी सुनना चाहेंगे। मुझे सुनना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हाँ, फिल्म हम दोनों का ये गाना है आपकी पसंद का। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गॉइटर जो होता था काफी लोगों को होता था, किसी गांव में 60-70% लोगों को गले में गांठ होती रहती थी। वो जो होती थी वो आयोडीन की कमी से होती थी। ऐसे एरियाज हिंदुस्तान में, ऐसे एरिया जो तलहटी वाले एरिया हैं, जो पहाड़ियों के नीचे वाले एरिया हैं, वहां पे आयोडीन नहीं होता है, उनके खाने में आयोडीन कम होता है। तो जो थायराइड के हार्मोन्स होते हैं इनमें मेजर क्वांटिटी में आयोडीन होता है। जब थायराइड को आयोडीन नहीं मिलता है तो ये आयोडीन ज्यादा बनाने के लिए, आयोडीन ज्यादा ग्रैस्प करने के लिए, खून में से ज्यादा आयोडीन लेने के लिए इसका साइज बड़ा होने लगता है, तो उससे हम गॉइटर कहते हैं। तो ये मतलब थायराइड की वजह से होता है कि वहां पे थायराइड से जिन वस्तुओं में थायराइड पाई जाती है, खाद्य पदार्थों में, वो उन्हें खाने को नहीं मिलता है। हाँ, इसलिए इंटरनली जो भी रिएक्शन होता है तो उसकी वजह से एक कारण है जो कि जिसको हम सिंपल गॉइटर कहते हैं, उसका एक कारण है आयोडीन डेफिशिएंसी। तो इसका इलाज कैसे करना चाहिए? प्राइमरी स्टेज में या फाइनल? तो जब स्टेज में हम पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा भारी हो जाता है ना? हाँ, अगर ये बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, अगर ये कंप्रेशन दे रहा है सिम्टम्स, क्योंकि थायराइड के पीछे हमारी सांस की ग्रंथि, सांस की नली होती है और उसके पीछे हमारे खाने की नली होती है, तो अगर ये उन पे कंप्रेस कर रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या हमको खाने में तकलीफ हो रही है, तो इसका सर्जरी ही उपचार है। अच्छा, तो प्राइमरी स्टेज में क्या मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है? अगर ये सिंपल आयोडीन डेफिशिएंसी से अगर ये आ रहा है तो जब आयोडीन सप्लाई चालू करते हैं, जब आयोडाइज नमक देते हैं मरीज को, तो ये वापस श्रिंक भी हो सकता है। लेकिन अगर ये और किसी कारण से गॉइटर हो रहा है, कई बार थायराइड में ऑटोनॉमसली कुछ ग्लैंड्स अपने आप बढ़ने लगती है और वो बढ़ने लगती है, तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं, उसे हम सिर्फ फॉलो कर सकते हैं।
अगर गोइटर आ रहा है तो हमें उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, हमें वो ये देखनी है कि ये कहीं कैंसर तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कैंसर में भी बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। जब वो मल्टी नोड्यूल गोइटर होता है तो कई बार उनमें से कुछ नोड्यूल्स में या इवन सिंपल एक नोड्यूल भी कैंसरस भी हो सकता है। आपने ऐसा कोई केस डील किया है? जी हाँ, हम रूटीनली देखते रहते हैं। थायराइड के कैंसर जो हैं बहुत कॉमन है, और थायराइड के कैंसर्स इस तरह से होते हैं कि कुछ एक कैंसर ऐसे हैं जो कि सबसे खराब, बॉडी के सबसे खराब कैंसर्स में से आते हैं, और थायराइड के कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो बॉडी के सबसे अच्छे कैंसर्स में से आते हैं। मतलब जब इलाज करते हैं तो कम्प्लीटली ट्रीट हो जाते हैं। तो जब भी थायराइड में स्वेलिंग होती है तो हमें थायराइड फंक्शन टेस्ट करके ये देखना होता है कि पहले थायराइड का कुछ फंक्शन इम्बैलेंस तो नहीं है। अगर फंक्शन इम्बैलेंस है तो थायराइड का कैंसर होने की शक्यता कम हो जाती है। क्या थायराइड की वजह से नर्वस सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जब थायराइड कम काम कर रही है तो मरीज डिप्रेस फील करता है, सुस्त फील करता है, उसका किसी काम में इच्छा नहीं करती है। अगर बच्चा जो है उसकी ग्रोथ पीरियड में, जब वो ग्रो कर रहा है उसके टाइम में अगर उसको थायराइड का डिफिशियंसी है तो बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। एक बार अगर वो 2 साल की एज क्रॉस कर लेता है और उसके बाद हम अगर उसको थायराइड सप्लीमेंट चालू भी करते हैं तो जो उसका IQ होगा उसको नहीं सुधार सकते हैं। क्या इसका कोई उपाय है? उसका उपाय यही है कि जब हम उसमें यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करते हैं, जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके 2 से 5 दिनों के अंदर सभी बच्चों का सभी अच्छे अस्पतालों में थायराइड स्क्रीनिंग किया जाता है। अगर उनका थायराइड एबनॉर्मल है तो फिर उनको थायराइड सप्लीमेंट दिया जाता है। प्रेगनेंसी में एज ए यूजुअल प्रोटोकॉल सभी प्रेग्नेंट लेडीज का थायराइड निरंतर डिफरेंट टाइम्स पे पूरे 3 से 4 बार पूरी प्रेगनेंसी में टेस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर माँ को अगर थायराइड का डिफिशियंसी है तो बच्चे का ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ता है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि ये प्रश्न हमारे मन के अंदर भी था कि थायराइड की वजह से जो ऐसी लेडीज हैं जो गर्भवती हैं उनके जो अंदर गर्भस्थ शिशु है उस पर भी असर पड़ सकता है, तो उसको कैसे दूर करना चाहिए? अगर हम आइडियल सिचुएशन देखें तो जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जब जैसा शहरों में लोग करते हैं, गांव में फिर भी नहीं होता कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं 30-35 साल के, तो वो प्लान कर देगा अब हमें प्रेग्नेंट होना है। तो जब हम प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ही आप अपना थायराइड चेक करवाइए। अगर वो एबनॉर्मल है तो पहले उसे नॉर्मल लाइए दवाओं के थ्रू, और जब वो नॉर्मल आ जाता है तो फिर आप प्रेग्नेंट होइए। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है, जैसा यूजुअल होता है कि सब लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑन द टाइम ऑन फर्स्ट कॉन्टेक्ट, पहले ही कॉन्टेक्ट पे हम लोग थायराइड टेस्ट करते ही हैं, और अगर वो एबनॉर्मल आता है तो उसको हम ट्रीट करते हैं और उसे क्लोजली फॉलो करते हैं। डॉक्टर साहब, और भी बातचीत है, हम आपसे करेंगे थायराइड के विषय पर। हमें आप अपनी पसंद का कोई गाना भी सुनवा दीजिए। पहला नशा पहला खुमार, जो जीता वही सिकंदर। अच्छा, बहुत अच्छी पसंद है आपकी। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाथ, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार,
बता, पहला नशा पहला खुमार। डॉक्टर साहब, आपकी पसंद का ये गाना हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमने गाने से पहले नर्वस सिस्टम पर इसके प्रभाव के बारे में आपसे प्रश्न किया था। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या हड्डियों पर भी प्रभाव पड़ता है, पूरे शरीर के स्केलेटन पर, और कैसा महसूस होता है रोगी को? जैसा मैंने बताया कि थायराइड जो है वो हर कोशिका पे असर डालता है, तो हर सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो हड्डियों पे भी डेफिनेटली ये असर डालता है। जब थायराइड एक्सेस हो जाता है बॉडी में, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, तो ये हमारी जो ऑस्टियोक्लास्ट करके सेल्स होती हैं हड्डियों में, उनमें से कैल्शियम निकालती है, ये उनको और ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। तो हड्डियां जब हाइपरथायराइडिज्म में हड्डियां जो होती है वो कमजोर हो जाती है, उनमें कैल्शियम कम हो जाता है, तो उनको फ्रैक्चर की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे मरीजों का जो हाइपरथायराइडिज्म है उनको हमको इमीडिएटली कंट्रोल करना होता है। और हाइपो में इन जनरल हड्डियों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम हाइपोथायराइडिज्म का इलाज कर रहे हैं तो हमें हमेशा कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे हमने कहा कि हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव है, ईएनटी है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। किडनी पर भी प्रभाव पड़ सकता है, तो इन सब के बारे में संक्षेप में आप बताएंगे? हाँ जी, जैसे हम ऊपर से चलें, स्किन पे चलें, स्किन से, तो स्किन हाइपोथायराइडिज्म में ड्राई हो जाती है, इजी ब्रूजेबिलिटी जिसे हम कहते हैं कि हम उसमें हल्का सा स्क्रैच लगते ही उसको चोट लग जाती है। बाल जो होते हैं वो एकदम ब्रिटल हो जाते हैं, एकदम रूखे रूखे से रहते हैं, बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं, जो स्किन होती है वो मोटी हो जाती है, ऊपर की लेयर जो होती है उसकी मोटी हो जाती है, कान में कभी कभी पानी भर जाता है जिसको हम एसओएम कहते हैं, सीरस ओटाइटिस मीडिया, उसकी वजह से पेशेंट टेम्परेरी बहरा भी हो सकता है, लेकिन जब हम इसके इलाज करते हैं तो वो सीरस पार्ट चला जाता है। बोलने में मरीज की आवाज भारी होने लगती है, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, तो उसकी आवाज जो होती है भारी हो जाती है। टंग जो होती है वो थोड़ी थोड़ी मोटी होने लगती है कभी कभी। हाँ डॉक्टर साहब, क्या नसों पर भी असर पड़ता है? जी नहीं, आर्टरीज और वेन्स पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, पर आर्टरीज में डेफिनेटली हाइपोथायराइडिज्म में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से आर्टरीज में फर्क पड़ सकता है। आर्टरीज का थोड़ा सा स्टिफनेस भी बढ़ जाता है, तो पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कभी कभी में ज्यादा मिलता है, और जो हाइपरथायराइडिज्म होता है उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ज्यादा मिलता है। डॉक्टर साहब, थायराइड के लिए एक ही मेडिसिन है या कई तरह की मेडिसिन है, या उनके अलग अलग पावर्स भी होते हैं? हाइपोथायराइडिज्म के लिए हम एक ही तरह की मेडिसिन लेते हैं, जो कि हम डिपेंडिंग ऑन उस मरीज का वजन कितना है और उसकी थायराइड रिक्वायरमेंट कितनी है। इन जनरल 12.5 माइक्रोग्राम रोजाना से लगभग 200 माइक्रोग्राम रोजाना तक की डोजेज अवेलेबल हैं, जिसको हम एल थायरोक्सिन कहते हैं। इसकी 12.5 माइक्रोग्राम से 200 माइक्रोग्राम तक की डोजेज मरीज को लगती है। वो हम
टाइट्रेट करते रहते हैं, स्टार्ट करते हैं लो डोज से और फिर हम धीरे धीरे टाइट्रेट करते रहते हैं कि मरीज को कितना रिक्वायरमेंट आएगा। जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो उसके लिए जो गोलियां हैं वो प्रोपाइल थायरोसिल और नियोमर्क, जो कार्बिमेजोल करके 2 ही तरह की दवाइयां हमारे पास अवेलेबल हैं। उनमें से भी कुछ दवाई हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, कुछ दवाई हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। और फिर तीसरी तरह की दवा जो है वो रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म के कुछ मरीजों को हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं जो कि उनको परमानेंटली क्योर कर देती है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, कितने समय तक ये इलाज चलता है? हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है इन जनरल लाइफ लॉन्ग इलाज चलता है। कुछ ही पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका थायराइड नॉर्मल हो जाता है। ऐसे पेशेंट जिनको खाली प्रेगनेंसी में ही थायराइड आया है और काफी लो लेवल का थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म आया है, इस तरह के पेशेंट्स का हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज प्रेगनेंसी के बाद कभी कभी बंद किया जा सकता है। अच्छा, और नहीं तो हाइपो में आजीवन गोली चलती ही रहती है। सामान्य हो जाने पर भी? हाँ जी, सामान्य हो जाने पर भी गोली चलती है। तो क्या पावर कम करते हैं? जब हमारा TSH नॉर्मल हो जाता है तो जिस भी डोज पे TSH नॉर्मल होता है हम वही डोज कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अच्छा। तो हमें ये बताइए कि ये जो टेबलेट्स हैं शायद एक ही तरह की होती है और कई नाम से होती है? हाँ जी, कई नाम से हैं। एक ही तरह की गोली है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो अपना अपना नाम से उसको सेल करते हैं। किस समय लेनी चाहिए? थायराइड की जो गोली है, जो हम हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरोक्सिन हार्मोन जो देते हैं, ये T4 होता है। इसको हम सुबह सुबह लेते हैं, भूखे पेट लेते हैं। सुबह कितने समय? नींद लेने के बाद या 3 बजे सुबह, 4 बजे? जब हम सुबह उठते हैं तो उसके बाद ले सकते हैं। भूखे पेट होना चाहिए हमें, और आधे घंटे तक और उसके बाद आधे पौन घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। पानी भी नहीं? पानी हम पी सकते हैं लेकिन और कुछ नहीं लेना चाहिए। और साथ में आयरन और कैल्शियम की अगर कुछ दवाइयां हम ले रहे हैं तो हमें उनमें काफी अंतर रखना चाहिए, 4-5 घंटे का अंतर रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आगे की बातें हम और भी करेंगे। अब हमें अपनी पसंद का गाना सुनवा दीजिए और हमारे श्रोताओं को भी। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। तो डॉक्टर साहब, आपकी पसंद का ये गाना सुनते हैं।
पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर ये गाना था, बहुत अच्छा लगा सुन करके। अब हमें ये बताइए कि कहाँ कहाँ लेबोरेटरी है, ऐसे संस्थान कहाँ कहाँ पे हैं, हमें बताइए। देश के अंदर, मुंबई के अंदर या और सिटीज में। कुछ वर्षों पहले तक थायराइड की जांच जो होती थी वो एक बहुत ही लिमिटेड जगहों पर होती थी, लेकिन आज के एरा में थायराइड की जांच सब जगह अवेलेबल है। सब छोटे बड़े हॉस्पिटलों में अवेलेबल है, सब छोटे बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे अवेलेबल है। खाली थायराइड की जो हम रूटीन जांच करते हैं T3 T4 TSH या फ्री T3 T4 TSH या कुछ एंटीबॉडी हम चेक करते हैं, तो वो सभी लेबोरेटरीज में अवेलेबल है। थायराइड की कुछ जांचें होती है जो न्यूक्लियर स्कैन जिन्हें हम कहते हैं, वो खाली स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी में अवेलेबल होती है, कुछ एक बड़े हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। तो डॉक्टर साहब, ये जो न्यूक्लियर स्कैन है ये क्यों किया जाता है? जो हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स हैं उनमें, या फिर जो स्पेशली जो थायराइड वाले मरीज जो गांठ लेकर आए हैं या गोइटर लेकर आए हैं, तो ये न्यूक्लियर स्कैन हमें ये पहचान करने में मदद करता है कि वो जो घेंगा जो है उसमें कुछ कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। साथ में हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स को ये डिफरेंशिएट करता है कि ये ग्रेव्स डिजीज जो होती है, एक थायराइड की बीमारी होती है जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म काफी समय तक रहता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म को हम डिफरेंशिएट करते हैं अदर बीमारियों से, जिसको हम थायरोइडाइटिस कहते हैं या ग्रेव्स डिजीज होते हैं। तो जब हमें डिफरेंशिएट करना है कुछ अलग बीमारियों का आपस में, तो उसमें हेल्प करता है। तो ये एक बहुत खर्चीला होता है? लगभग 1800 से 2000 रुपए इसकी कॉस्ट होती है। हमें बताइए कि ये जो थायराइड रोग है ये हेरिडिटरी है, कहने का अर्थ अनुवांशिक है, या कभी भी किसी समय शुरू हो सकता है? अनुवांशिक हम तब कहते हैं जब कि ये माँ से या पिताजी से बच्चों में आ रहा है। कुछ केसेस में ये अनुवांशिक होता है, कुछ केसेस में ये नेसेंट होता है, मतलब मरीज के मम्मी पापा को किसी को भी नहीं है, मरीज की फैमिली में नहीं है, बट उसको आ गया है। तो अच्छा। और थायराइड के लिए कोई भी उम्र नहीं होती है। 1 दिन के बच्चे को भी थायराइड हो सकता है और 70 साल के आदमी को, 80 साल के आदमी को भी थायराइड हो सकता है। अच्छा, तो इसकी शुरुआत कैसे हो जाती है अचानक? जो सबसे कॉमन रीजन होता है थायराइड की बीमारियों में, जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उसका सबसे कॉमन रीजन होता है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, जिसे हम कहते हैं। ये एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है और इसमें शरीर में कुछ इस तरह की एंटीबॉडीज होती हैं जो अपनी ही थायराइड को खत्म करने लगती है। अच्छा। और इसका कारण तो अभी तक हमें नहीं पता पड़ रहा है, लेकिन ये एंटीबॉडी जब बनना शुरू होती है तो ये धीरे 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 हमारे ही थायराइड को खत्म करने लगती है और इसकी वजह से हमको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इसी तरीके से जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो उसमें भी एक दूसरी तरह की एंटीबॉडी होती है ग्रेव्स डिजीज में, TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी। तो वो एंटीबॉडी बनती है और वो जाकर के थायराइड को स्टिमुलेट करती है। तो ये एंटीबॉडीज जो हमारे इम्यून सिस्टम के डिसफंक्शन की वजह से बनती है और वो थायराइड को इफेक्ट करती है। हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी में हम ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि हम आयोडीन का डिफिशियंसी ना होने दें। हमारे शरीर में अगर आयोडीन का डिफिशियंसी होता है तो थायराइड की बीमारियां होने की शक्यता बढ़ जाती है। आयोडीन इन जनरल जो रिक्वायर्ड होता है, एक आम आदमी को 150 से 200 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए। प्रेगनेंसी में हमें लगभग 250 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए। अच्छा, ये जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, जैसे उन्हें अपने पेरेंट्स से मिल गया थायराइड रोग, तो नई जनरेशन में ये हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? नई जनरेशन में भी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, इसके लिए भी हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम आयोडीन की डिफिशियंसी ना तो पेरेंट्स में होने दें और ना बच्चों में होने दें। तो क्या ये भोजन से संबंधित है? बिल्कुल, भोजन से संबंधित है। अगर आयोडीन जो है इन जनरल हमारे खाने में, जो समुद्र से जो खाना आता है, जो सी फूड जिसे हम कहते हैं, जी, उसमें आयोडीन
अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल होता है। बाहर का जो खाना है जो हमारे सिर्फ खेत से आ रहा है उसमें हमको आयोडीन नहीं होता है, तो जो आयोडीन फिर हमें सप्लीमेंट किया जाता है। जो नमक में जो भारत सरकार की जो पॉलिसी है कि नमक में जो साधारण सॉल्ट है उसको आयोडाइज किया जाए, तो जो आयोडाइज नमक है वही नमक हमें खाना चाहिए। तो सी फूड्स में फिशेज आती होंगी? हाँ जी बिल्कुल, जो समुद्री फिशेज, हाँ जो भी समुद्री फिश है या जो भी समुद्री वीट्स हैं उनमें सब में आयोडीन भरपूर मात्रा में अवेलेबल होता है। अच्छा, जैसे एक सिंघाड़ा होता है पानी के अंदर, उससे मिलती है कि नहीं? नहीं, सिंघाड़ा जो होता है वो समुद्री पानी में नहीं होता, सिंघाड़ा जो होता है वो नदी में होता है जी, तो उसमें आयोडीन नहीं होता। नहीं है ना। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा और हमें जानकारी दे दीजिए कि जिन लोगों को थायराइड रोग है वो क्या खाएं, वेजिटेबल्स कौन सी खाएं, फ्रूट्स क्या खाएं, अनाज कौन सा लें? सामान्यतया थायराइड वाले जो मरीज होते हैं उनको खाने पीने में बहुत ज्यादा कुछ रेस्ट्रिक्शंस या बहुत ज्यादा अलग से कुछ एडवाइस की जरूरत नहीं होती है। उनको एक ही चीज ध्यान रखनी होती है कि नमक जो है वो हमेशा आयोडाइज सॉल्ट होना चाहिए। जो आयोडाइज सॉल्ट होता है वो आधा चम्मच नमक में लगभग 200 माइक्रोग्राम होता है, तो हमारा 150 माइक्रोग्राम का एक दिन का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर 50 माइक्रोग्राम उड़ भी गया तो हमारा वो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। जैसा कि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कि अगर हम कैबेज खाएंगे या सोयाबीन खाएंगे तो उससे हमारा थायराइड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। जब हम काफी ज्यादा मात्रा में कैबेज खा रहे हैं या रोजाना ही हम सोयाबीन खा रहे हैं तो हमारे शरीर में कुछ थायराइड में डिसफंक्शन हो सकता है। जो हम रूटीन दाल, रोटी, सब्जी, हरी सब्जियां, फ्रूट्स जो भी हम रोज खाते हैं उनका थायराइड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम और भी आपसे बातें करेंगे। अब हमें अपनी पसंद का गाना सुनवा दीजिए। बिल्कुल साहब, गैंगस्टर मूवी का एक गाना है, भीगी भीगी सी है रातें, आंखों में कैसी नमी है। चलिए हम अपने श्रोताओं के साथ मिलकर सुनते हैं गैंगस्टर। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई नई रिसर्च हुई है इस रोग के बारे में? थायराइड से रिलेटेड नई रिसर्च जो है वो अभी हम जैसा आप सोच रहे थे कि पूछ रहे थे कि एक थायराइड की गोली क्या जिंदगी भर लेनी चाहिए, उसमें ऐसा कुछ रिसर्च चालू है कि हम थायराइड का कुछ ऐसा इलाज लाएं जिससे कि मरीज को जिंदगी भर गोली ना लेने की जरूरत पड़े। अदरवाइज और कुछ ज्यादा भी थायराइड में रिसर्च नहीं चल रहा है। किसी अंग विशेष पर अगर थायराइड का असर पड़ता है तो क्या दर्द होता है और उसके लिए क्या और भी एडिशनल मेडिसिन लेनी चाहिए? अंग विशेष पर अगर हम बोलें तो हाइपरथायरॉयडिज्म में स्पेशल केयर की हम बात करते हैं तो आंखों की स्पेशल केयर की बात करते हैं, क्योंकि ग्रेव्स डिजीज जो बीमारी है ये आंखों को भी असर करती है। उसमें आंखें धीरे धीरे बाहर आने लगती है, लाल हो जाती है, कॉर्निया उसका ड्राई हो जाता है, उसमें अल्सर्स हो सकते हैं। उनकी स्पेशल केयर की जरूरत होती है जो कभी कभी सर्जरी तक भी जा सकती है। अच्छा, तो जैसे आंखों पर अगर असर होता है, आंखें बाहर निकल आती हैं, तो फिर क्या उसमें ऐसा करना पड़ता है सर्जरी? अगर वो मरीज को आंखें बाहर आने पर भी और कुछ दवाइयां जब हम उनको अगर बहुत ज्यादा सूजन आ रही है तो उनको कभी कभी में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड्स पे रखना पड़ता है, और वो स्टेरॉइड्स देने के बावजूद अगर बराबर नहीं हो रहे हैं और या फिर उनको दिखने में तकलीफ हो रही है, डबल विजन हो रहा है, दो दिख रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ गिविंग करेक्टिव ग्लासेस, अगर उनको हम चश्मा दे रहे हैं और उसके बावजूद उनकी विजन करेक्ट नहीं हो रही है तो उसमें हमको डिकम्प्रेशन सर्जरीज करनी पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, इसकी क्रॉनिक स्टेज क्या होती है अगर थायराइड रोग हो गया और समय पर उपचार नहीं करवाया? थायराइड के जो इन जनरल रोग होते हैं वो सब क्रॉनिक ही होते हैं। क्रॉनिक का मतलब है कि जो भी बीमारी है वो लंबे समय तक चल रही है, जिसके लिए हमें लंबे समय तक इलाज लेना पड़ रहा है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म इन जनरल लंबे समय तक ही हमें इलाज लेते रहना पड़ता है। तो ये दोनों बीमारियां क्रॉनिक बीमारियों की श्रेणी में ही आती है। कभी कभी हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म एकदम ट्रांजिएंट होता है, जिसे हम जब वो थायराइड में कभी वायरल इन्फेक्शन हो गया जिसे हम सबअक्यूट थायराइडाइटिस कहते हैं, या फिर कभी कभी मरीज को कुछ ऐसी दवाइयां दे दी गई है जिससे उनका थायराइड डिसफंक्शन हो गया है, तो उसमें कभी उनको थायराइड में सूजन आ जाती है, तो वो एक अक्यूट स्टेज होती है जो कि कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि कितने समय पर थायराइड का चेकअप कराना चाहिए? जब डायग्नोसिस हो गई और हमने दवा भी लेनी शुरू कर दी तो कितने महीनों के बाद हमें फिर से जाके ब्लड टेस्ट करवाना है? जब हम थायराइड की दवा चालू करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के हिसाब से 4 से 6 हफ्ते के बाद में थायराइड की जांच करनी चाहिए। फिर अगर डोज अगर हमारी बराबर आ रही है तो फिर हम हर 3 महीने और फिर बाद में
हर 6 महीने में मरीज को जांच की सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ब्रेन से भी संबंधित होता है थायराइड हार्मोन्स का संबंध? क्योंकि कई बार हमने देखा है और सुना है कि कई नसें जो होती हैं ब्रेन की या शरीर के अंदर की नसें, उस पर भी प्रभाव पड़ जाता है और तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्या ब्रेन अटैक भी आता है? ब्रेन अटैक थायराइड से नहीं आता है, तो ये ब्रेन के फंक्शन पे जरूर फर्क डालता है। जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो मरीज नर्वस रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, उसका कहीं पे मन नहीं लगता है। जब मरीज को हाइपरथायराइडिज्म होता है तो मरीज हाइपर एक्टिव रहता है, उसको एक जगह बैठा नहीं जाता है, उसको ट्रेमर्स आते हैं, उसे घबराहट होती है। इस तरीके से थायराइड भी ब्रेन पे असर डालता है और ब्रेन में जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस जो होते हैं वो भी थायराइड पर असर डालते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक गाना हो जाए? मुन्ना भाई MBBS का गाना है छन 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 छन। आइए सुनते हैं। छन 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 मन गाए क्यों, सन सन हवा सन 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 लहराए क्यों, छन 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 मन गाए क्यों, ओ सन सन हवा सन 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 लहराए क्यों, शायद हवा ने सुन लिया, तूने किसी को चुन लिया, खन 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 क्यों खन के रे, ओ झान झन झनन झन 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 क्यों झन के रे, झनकार तेरे मेरे प्यार की है धुन, ये मोहब्बत के इकरार की है। छन छन छनन छन 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 मन गाए क्यों,
करने लगे हैं। छन 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 मन गाए क्यों, सन सन हवा सन 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 लहराए क्यों। शायद हवा ने सुन लिया, तूने किसी को चुन लिया। खन 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 क्यों खन के रे, ओ झांझर झन 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 क्यों छन के रे। झनकार तेरे मेरे प्यार की है धुन, ये मोहब्बत के इकरार की है। छन 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 मन गाए क्यों। अब ये हम आपसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप अपनी ओर से, हमने तो ये क्वेश्चन मेरे मन में आए तो मैंने पूछे, आप कुछ और भी कहना चाहते हैं, कोई कुछ नई बातें इनके अलावा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि थायराइड ऐसी ग्रंथि है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथि है। थायराइड को हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन थायराइड की जितनी भी बीमारियां होती है वो इजीली क्योरेबल हैं, बड़े आसानी से कंट्रोल हो जाती हैं, और हम अगर उनका समय समय से अगर हम डॉक्टर की देखरेख में उपचार करें तो हमें इन जनरल हमारी लाइफ में वो तकलीफ नहीं देती हैं। स्पेशली प्रेगनेंसी में जो औरतें जो प्रेग्नेंट होने वाली हैं या प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, उनको हमेशा थायराइड के लिए खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनका प्रेगनेंसी में जो थायराइड का स्टेटस है ये उनके आने वाले बच्चे के IQ पर, उसकी फ्यूचर ग्रोथ पर बहुत असर डालता है। डॉक्टर साहब, जैसे कुछ लोग थायराइड ग्लैंड निकलवा देते हैं, क्या ये जरूरी है? हाँ जी, जब थायराइड ग्लैंड में अगर कुछ कैंसर हो गया है तो हमें थायराइड ग्लैंड निकालना ही पड़ेगा, या थायराइड ग्लैंड इतनी बड़ी हो गई है कि वो कुछ कंप्रेशन सिम्टम्स दे रही है और कुछ हमको इतना दिखने में तकलीफ दे रही है, तो फिर हमें थायराइड निकालना पड़ता है। लेकिन थायराइड निकालने के बाद अगर हम थायराइड हार्मोन, जो थायराइड का काम है थायराइड हार्मोन बनाना, उनका अगर हम सप्लीमेंट कर रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड निकालने में कोई तकलीफ नहीं। थायराइड रोग, लक्षण और उपचार, इस विषय पर आपने डॉक्टर जिनेंद्र जैन साहब, हमारे श्रोताओं को आपने बहुत सारी जानकारी दी। इसके लिए हम सभी की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद जैन। तो ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध थायराइड विशेषज्ञ डॉक्टर जिनेंद्र जैन से शहनाज अख्तरी की। विषय था थायराइड रोग, लक्षण और उपचार। तकनीकी सहयोग दिया कार्यक्रम में वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से इजाजत। नमस्कार।